शादी को भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं देती। एक रात नैना तैयार होकर कमरे से बाहर निकलती है। अरे, इतनी रात को ऐसे तैयार होकर कहाँ जा रही हो? नाइट क्लब। बहू, इस तरह रात भर घर की बहू का बाहर रहना सही नहीं है। ओ प्लीज, ये छोटी थिंकिंग आप अपने पास ही रखें। मेरे प्रोफेशन में नाइट क्लब एंड पार्टीज नॉर्मल है। ऐसा बोलकर नैना घर से बाहर निकल जाती है और रात भर पार्टी करने के बाद अगली सुबह घर वापस आती है, जहां उसकी सास सुबह सुबह घर की सफाई कर रही होती है। ओहो मम्मी, आप तो बहुत जल्दी उठ जाती है। चलो अच्छा है, मैं चली सोने। जब पूरी दुनिया के उठने का समय है तब तुम्हें सोना है। भला ये भी कोई घर वापस आने का समय है? नॉट अगेन मॉम, मैं आप और आपकी इन बातों से टायर्ड हो गई हूँ। अगर आपको ये सब सहन नहीं करना था तो रोहित की शादी एक मॉडल की बजाय किसी साधारण लड़की से करानी थी ना। सास को ये सब बोलकर नैना सोने चली जाती है, जिसके बाद वो सीधा शाम को कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसकी सास और रोहित बैठे बैठे खाना खा रहे हैं। नैना भी उन्हीं के साथ डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है, जहां सारा तेल वाला खाना देखकर वो गुस्से में भड़क जाती है। ये सब क्या है मॉम? आपको पता है ना कि मैं एक मॉडल हूँ और मुझे अपना फिगर मेंटेन करने के लिए हेल्दी फूड ही खाना होता है, नॉट लाइक यू। फिर भी आपने सारे खाने में तेल ही तेल भर दिया। बस नैना, बिल्कुल चुप। पहले तो तुम घर में एक सुई तक नहीं हिलाती और मम्मी जो पूरा समय अकेले काम करती रहती है उन पर चिल्ला रही हो। इतनी दिक्कत है तो खुद ही खाना क्यों नहीं बना लेती? पर बनाओगी कैसे? तुम्हें तो मॉडलिंग, पार्टी और सेल्फी के अलावा और कुछ आता ही नहीं ना। मेरे भैया भाभी ने मुझे आज तक किसी काम के लिए नहीं बोला। मैंने जब जो मांगा वो मिला और इन्हें देखो, खाने के नाम पर कितनी बातें सुना दी। बस बहुत हुआ, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। नैना गुस्से में तुनकते हुए बैग पैक करके घर छोड़कर अपने भैया के घर पहुंच जाती है, जहां उसकी भाभी खुशी से नैना का स्वागत करती है। अरे क्या बात है नैना, ना कोई खबर ना रोहित साथ में, अचानक कैसे आना हुआ? मैं तो उस घर को हमेशा के लिए छोड़ आई, दोबारा कभी वहां वापस नहीं जाऊंगी। ऐसा बोलकर नैना घर में आकर मजे में सोफे पर बैठ जाती है, जिसके बाद अब वो पूरे ठाठ बाट से अपने मायके में रहने लगती है, जहां उसकी भाभी सारा काम करती और नैना अपने मॉडलिंग प्रोजेक्ट करते हुए बस मौज में बैठकर खाती। नैना, आखिर बताओ तो सही कि तुम्हारे ससुराल में ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें घर छोड़ना पड़ा? बस उन्हें मेरा लेट नाइट पार्टी जाना और कोई काम ना करना पसंद नहीं था, तो मैंने वो घर छोड़ दिया और यहाँ आ गई। नैना की बात सुनकर उसकी भाभी हैरानी से उसे देखने लगती है, पर कुछ बोलती नहीं। इसी तरह कुछ समय बीतता है और देखते ही देखते अब नैना के पास मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स आने कम हो जाते हैं, जिससे नैना बहुत परेशान रहने लगती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतनी सुंदर मॉडल हूं तो फिर भी मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा? देखो नैना, काम में ऐसे उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। आज नहीं तो कल तुम्हें इससे भी अच्छा काम मिलेगा। तब तक अगर तुम चाहो तो घर में खाली बोर बैठने से अच्छा है कि मेरी मदद कर सकती हो। नैना पहले तो घर के काम का नाम सुनकर नाक चढ़ाती है, लेकिन फिर कुछ दिनों तक कोई काम न होने पर बोर होकर अपने आप भाभी की मदद करने पहुंच जाती है। इसी तरह धीरे धीरे उसकी भाभी नैना को घर का काम करने के साथ सारा खाना बनाना भी सिखा देती है। एक रात नैना और उसके भैया भाभी साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। पता है, आज का सारा खाना नैना ने बनाया है, मैंने तो बस आज थोड़ी सी ही मदद की है। मानना पड़ेगा नैना, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। आखिर मेरी बहन मल्टी टैलेंटेड जो है, मॉडलिंग और घर दोनों एक साथ बखूबी संभाल सकती है। और फिर जब मदद करने के लिए घर में कोई दूसरा इंसान भी हो तो फिर दिक्कत ही क्या। मेरी बहन चाहे तो उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। भैया की बात सुनकर नैना को अपनी सास और रोहित की याद आ जाती है। भैया, मम्मी और रोहित ने कभी मुझे मॉडलिंग करने से रोका नहीं। वो तो हमेशा हर चीज़ अकेले संभालते आए हैं और मैं हर काम खराब करती रही।
मम्मी पूरा घर अकेली संभालती है और मुझसे बस थोड़ी मदद की उम्मीद करती है, पर उसकी जगह मैं उन्हें उल्टा बोलती रही। गलती मेरी है भैया, मुझे अपने ससुराल वापस जाना चाहिए। जानकर खुशी हुई बहना कि अब मेरी छोटी सी बहन समझदार भी हो गई है। इसके बाद नैना अपने ससुराल वापस आकर रोहित और अपनी सास से माफ़ी मांगती है और बाद में खुशी खुशी अपना मॉडलिंग और की कमाई है ऐसे कैसे दे दूं? मैं तो 1 रुपया भी नहीं देने वाला उसे। अरे पैसा तो दोबारा भी कमा लेंगे, पर जान है तो जहान है। नहीं पिताजी, मैं नहीं दूंगा पैसे, मैंने फैसला कर लिया है। पिंकी कमरे में आकर सोचने लगती है, मेरे पति के ऊपर ये कैसी मुसीबत आ गई है। हे भगवान, क्या करूं मैं? तभी उसे जादुई पत्थर से आवाज सुनाई देती है, दन दना दन 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 दन, जो चाहे वो तू बन। अरे हाँ, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ, मेरे पास तो जादुई पत्थर है, पर मैं क्या करूं? जग्गू दादा तो बहुत बड़ा गुंडा है, उसका सामना मैं कैसे कर पाऊंगी? पर मुझे ये करना ही होगा। पिंकी प्लान बनाती है और उसे एक आइडिया आता है और वो आइडिया वो सबको बताती है। सुनिए, मेरे पास एक प्लान है, आप जग्गू दादा को पैसे देकर उन्हें घर पर खाने पर बुलाइए। सब ये सुनकर दंग रह जाते हैं। लो और सुनो, अरे वो तुम्हारे दूर के चाचा नहीं है जिसको खाने पर बुलाया जाए, जग्गू दादा है, इस गांव में सबसे अमीर और 1 नंबर का गुंडा। ओफो सासू माँ, मैं जो कह रही हूँ वो करके तो देखिए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि कल के बाद जग्गू दादा हमें कभी परेशान नहीं करेगा। पिंकी के कहने पर कमलेश जग्गू दादा को रुपए देता है और उसे अपने घर खाने पर बुलाता है। अरे भाई, मानना पड़ेगा कमलेश, काफी तरक्की कर लिया तुमने। 1 लाख रुपए तो बड़ा ही कम डोनेशन था। जग्गू दादा सोफे पर बैठता है और सबसे मिलने लगता है। अरे भाई, लता मौसी ठीक तो हो ना? सुना है घुटने में बहुत दर्द रहता है। हाँ बेटा, पर तुझे कैसे पता चला? अरे जग्गू दादा सारे गांव की खोज खबर रखता है, और वैसे भी मेरी माँ और आप तो बचपन की सहेलियां थी ना, तो आप तो हमारी मौसी हुई। मौसी कहकर 1 लाख रुपए का चूना लगा रहा है कमबख्त। तभी बेल बजती है और कमलेश दरवाजा खोलता है तो सब दंग रह जाते हैं। अरे एमपी साहब, आप आइए आइए, आप कमलेश को कैसे जानते हैं? अरे भाई, कमलेश हमारे बड़े ही अच्छे मित्र हैं और मैंने सुना है कि आप इनकी दुकान हड़पना चाहते हैं, इनसे चंदा भी मांगते हैं आप। अरे एमपी जी, वो तो बस थोड़ा धंधे में मंदी चल रही थी तो गांव वालों से थोड़ी मदद मांग ली। देखो जग्गू दादा, होंगे दादा तुम अपने घर के, ये हमारे पहचान के लोग हैं, इनके साथ तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो सीधा जेल में डाल देंगे, समझे? फिर वहां बाकी कैदियों से चंदा मांगते फिरोगे क्या? जग्गू घबरा जाता है और वहां से जाने लगता है। जी जी एमपी जी, समझ गए, हम चलते हैं, हमें माफ कर दो कमलेश बाबू। अरे बेटा, खाना तो खा लेता। अरे जग्गू। जग्गू दादा को भागता देख एमपी के रूप में बदली पिंकी हंसने लगती है और सब एमपी के पास आते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। आपको कैसे पता चला एमपी साहब कि जग्गू हमें परेशान कर रहा था? आपकी बहू पिंकी है ना, बड़ी ही समझदार है, वो मेरे ऑफिस आई और मुझसे मदद मांगी। क्या पिंकी ने यह सब किया? पिंकी अपने रूप में वापस आ रही होती है। अच्छा, मैं चलता हूँ, मेरा मतलब है। अरे ऐसे कैसे, आप बिना खाना खाए नहीं जा सकते, आइए आइए। नहीं, फिर कभी मुझे जाने दीजिए। पिंकी भागती है। अरे इन्हें किस बात की जल्दी थी?
लगता है कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग होगी माँ। हाँ भाई, बड़े लोग हैं, दिन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। लेकिन भगवान का शुक्र है कि आज बहू की वजह से सब सही हो गया। पर बहू है कहाँ? पिंकी घर से दूर भागते भागते मैं भी तो था वहां जब ये आई थी तुझे रोटी खाने को बुलाने के लिए। सास को तो अब गुस्सा आ जाता है कि कैसे किसी ने बहू की साइड ले ली। अरे वाह जी वाह, वो तो मैं जानती थी कि कोई ना कोई गवाह तो ये पेश कर ही देगी। पर मैं तो अब सीधा खाना खाकर सोने जाऊंगी। मुझे आदत नहीं है किसी से बहसा बहसी करने की। पता नहीं कैसे ये वकील इतना दिमाग लगाकर खुद तो झूठ बोलते ही हैं, साथ में झूठे गवाह भी ले आते हैं। जनक को सास के ताने सुनने की अब आदत सी पड़ जाती है। एक दिन जनक वकील की ड्रेस पर काला कोट पहनकर कोर्ट के लिए निकल ही रही होती है कि अरे कहाँ चली काला कौवा बनकर? टोक दिया ना। अब कोर्ट तो वकील वाली ड्रेस पहनकर ही जाऊंगी ना। वाह भाई वाह, दामिनी तो मैंने भी देखी है। सन्नी पाजी ने ऐसा ही कोट पहना था और कहा था कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। मतलब कि कोई बात करनी है तो बोलिए, वरना वक्त नहीं है मेरे पास खराब करने के लिए। अरे पता नहीं तुझ में क्या देखा मेरे बेटे ने, सारा दिन वकीलों वाली बहस करती है भोली भाली सास के साथ। अच्छा सुन, जो इतनी बहस मेरे आगे करती है ना, जरा अपने बॉस से कर ले, जो 1 साल भी ना हुए तेरी शादी को और काले कपड़े पहना दिए। अंदर जा और लाल कोट पहन कर आ, पता तो चले कि नई नवेली शादी हुई है। अरे माँ जी, कोर्ट में मेरा बॉस क्या करेगा? ये तो पूरे देश की ड्रेस है वकीलों के लिए। लेकिन सास तो ठहरी सास। अच्छा, तो कोई जरूरत नहीं है 2-4 साल कोर्ट जाने की। शादी थोड़ी पुरानी हो जाए तब इजाजत दे दूंगी मैं तुझे काले कपड़े पहनने की। अब क्या था, मन मारकर जनक को लाल रंग का कोट पहनकर कोर्ट जाना पड़ता है। उसके जाने के बाद आहा, बढ़िया, ये पूरे देश की ड्रेस की बात करने वाली। अरे पहना दिया ना लाल कोट। अब सास आए दिन या तो जनक को उसके काम का ताना देती या फिर उसका काम छुड़वा देने की धमकी। तंग आकर एक दिन जनक पति से कहती है, मैं सोच रही हूँ कि कोर्ट जाना बंद ही कर दूं। अरे क्यों यार, इतना अच्छा करियर है, क्यों छोड़ने की सोच रही हो? अरे लाल रंग का कोट पहनकर जाना पड़ता है। हर बात पर सास ताना देती है कि वकील तेज होते हैं, सवाल जवाब करते हैं, झूठी दलीलें देते हैं। अरे तो ठीक है ना, वो जो कहती है अपनी समझ से कहती है, लेकिन तुमको तो पता है ना कि सच्चाई क्या है। जनक को पति की बात से हौसला मिलता है कि तभी घर पर कुछ लोग आ जाते हैं। अरे आइए पंच साहब, कैसे आना हुआ? अरे भाई साहब, सुना है कि आपकी बहू वकील है? तभी वहां सास आ जाती है। हाँ है तो, लेकिन क्या हुआ, फिर कहीं बहस कराई क्या? अरे हम तो खुद दुखी है उसके व्यवहार से। अरे भाभी जी, आपको तो पूरा मोहल्ला जानता है कि आप कितना बोलती है। फिर हम यहाँ बहू रानी की कोई शिकायत नहीं, बल्कि अपनी परेशानी लेकर आए हैं। ससुर जी खुश हो जाते हैं। हाँ हाँ, मैं अभी बहू को बुलाता हूँ। जनक वहां आती है, सबको नमस्ते करके बैठ जाती है। बहू रानी, हमारे गांव में बड़ी मुसीबत आ गई है। अब तो पूरे गांव की जिम्मेदारी मानो तुम्हारे कंधों पर है। अरे ना ना, इससे तो घर की जिम्मेदारी पूरी नहीं होती, ये गांव की जिम्मेदारी क्या लेगी? भाभी जी, आप चुप हो जाओ, यहाँ पढ़े लिखे लोगों की बात हो रही है। आप जाओ, जरा रसोई से सबके लिए चाय लेकर आओ। मैं कॉफी लूंगी। हाँ हाँ, वकील साहिबा के लिए कॉफी। सास सर पैर सब पटक कर वहां से निकल जाती है। बहू, गांव में पानी नहीं आ रहा है, पड़ोसी राज्य ने हमारा पानी रोक रखा है। इसका मामला तो बड़े कोर्ट में चलेगा पंच जी, लेकिन ऐसा क्यों? वो राज्य हम लोगों से पानी के पैसे मांग रहा है। अब आधे गांव में पानी की सप्लाई खत्म हो गई है बहू रानी। अच्छा पंच साहब, बात गांव की है तो मैं जरूर केस लड़ूंगी। यहाँ एक बार फिर सास की एंट्री हो जाती है। अरे वाह जी वाह, ये काम करवा लो आप हमारी बहू से, बहुत अच्छा करती है। मैं हूं सीधी सादी सास,
इस लड़की ने कैसे लड़ लड़ कर मुझे साइड कर रखा है, ये तो अब आपको पता चल ही जाएगा। अरे भाभी जी, आपकी आवाज तो पूरे गांव को सुनाई पड़ती है जब आप बहू रानी को सुंदर वचन सुना रही होती हैं। अरे वकील बहू मिली है, फक्र करो फक्र। हाँ जी हाँ, सारी फकर तो हम लोग ही करें। खैर, अब जो केस लड़ेगी और पानी गांव में आ जाता है तो पंच साहब लिख कर देना होगा कि हैंड पाइप में सबसे पहले मेरी बाल्टी और घड़ा भरेगा। अरे फिर तो हम बहू रानी के नाम पर घर पर ही सप्लाई दे देंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। बहू, गांव के पास अभी वकील करने की भी पैसे नहीं है तो। अरे पंच साहब, ये मेरे गांव का मामला है, मैं आपसे एक भी पैसा नहीं लूंगी। सास को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन सबके जाने के बाद झनक मन लगाकर गांव की परेशानियों को दूर करने में लग जाती है। और वो दिन भी आता है कि झनक केस जीत जाती है। अरे आज तो प्लम्बर आकर घर तक पाइप लगा गया है। खुश हो जाओ, मेरे कारण तुम लोगों को घर के अंदर ही पानी मिल जाएगा। लेकिन बात बात में इंग्लिश झाड़ना मेधा की फितरत थी। गांव के नल में मेधा पानी भर रही थी। नल की लाइन में ढेर सारी औरतें खड़ी थी कि अचानक मेधा कहती है, ओह माय गॉड, इट्स टू हॉट। पास खड़ी औरत बोल पड़ती है, अरे आई बड़ी हमें हट बोलने वाली। अरे तू हट यहाँ से, पहले मेरी बाल्टी है, मैं पानी भरूंगी। अरे मैं बोल रही हूँ, गर्मी बहुत है। तुम लोग बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? मेधा उन लोगों का मजाक बनाती हुई कहती है। मेधा घर आती है जहाँ उसकी सास बैठकर टीवी देखती है। अरे बहू सुन तो जरा, तेरी शिकायतें बड़ी आ रही है। ये तो बात बात पर लोगों के सामने जो अंग्रेजी झाड़ती है ना, लोग तेरा मजाक बनाते हैं। अरे बनाते हैं तो बनाए, मुझे क्या लेना देना भाई, मैं तो मॉडर्न हूँ, अंग्रेजी नहीं तो क्या भोजपुरी बोलूंगी। तभी पास के पिंजरे में बंद तोता बोलता है, हे बुझाए ठीक बोलत माँ, हे बुझाए ठीक बोलत माँ। तोते की बात सुन मेधा मुंह बनाकर वहां से निकल जाती है। घर में सब्जी खत्म हो जाती है। मेधा झोला लेकर सब्जी लाने निकलती है और वो अपनी सास से कहती है, माँ मैं ना मार्केट जा रही हूँ वेजिटेबल लेने, जल्दी आ जाऊंगी। अरे रुक जा मरी, तेरे घर वालों से दहेज में फ्रिज मांगा था, वो तो दिया ना गया उन लोगों से। अब तू टेबल लाकर किस पर एहसान कर रही है? कौन सा फ्रिज और कौन सा टेबल? पढ़ी लिखी अंग्रेजी बोलने वाली बहू मिल गई वो काफी नहीं है क्या? और हाँ, मैं टेबल नहीं वेजिटेबल लेने जा रही हूँ। वेजिला या लेजिला, हमें नहीं चाहिए कोई टेबल। वो मैं भी किसे समझा रही हूँ, कहीं आपके साथ रहकर मैं भी गंवार न हो जाऊं। वेजिटेबल मतलब सब्जी, सब्जी। घर में कुछ नहीं है, शाम को क्या बनाऊंगी? ये बोलकर वो वहां से निकल जाती है। मेधा बाजार में जाती है और सब्जी वाले को कहती है, भैया वो लेडी फिंगर कितने में दी? सब्जी वाला उसे घूर कर पूछता है, अरे देखो बहन जी, थोड़ा बहुत तो हम भी ना पढ़े हैं, ज्यादा ना बकाती मारो। लेडीजन क्या होती है हम जानत है, और फिंगर भी हम काहे दे दे अपनी घरवाली की अंगुली। चलो निकलो यहाँ से। ये क्या है, हरी हरी ये मांग रही हूँ। अरे बहन जी आप तो बड़ी गवार है, भिंडी बोलता है इसको, कितनी देनी है जल्दी से बताओ, टाइम ना है हमारे पास इतना। मेधा सब्जी लेकर घर आती है और खाना बनाने लगती है। मेधा की इंग्लिश बोलने की आदत लगातार जारी रहती है, जिससे कभी घर तो कभी मोहल्ला तो कभी बाजार के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक दिन सास ने बहू की इस बीमारी का इलाज निकाल ही लिया। मेधा की सास ने गांव की दीवारों पर एक पोस्टर लगा दिया, जिसमें लिख दिया कि वो अपने बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाए, वो भी 2 महीने में। बस फिर क्या था, मेधा के घर में लोगों की भीड़ लग गई। सभी मेधा के सामने अपने बच्चों को लेकर आ जाते हैं। अरे मैडम जी, सुना है आप अंग्रेजी बहुत अच्छी बोल लेती हैं। पढ़ा भी लेती है क्या? अब हम तो अपने बच्चों को आपसे ही अंग्रेजी पढ़वाएंगे। सुना है बहुत ही अच्छे पढ़ा लेती हैं आप। अरे हम पैसे भी दे देंगे, बस आप हमारे बचपन को ना पढ़ा दीजिए। मेधा एक साथ इतने बच्चे देखकर सोच में लग जाती है। अरे वाह, इतने सारे बच्चे, एक बच्चे से 100 भी लेती हूँ
तो पर चाइल्ड 100 तो कितना होगा? वो मन ही मन में कैलकुलेशन करती है। अब मेधा ज्यादातर गांव के बच्चों के सामने अंग्रेजी झाड़ती रहती है, यानी ढूंढ ही लेती है। सुधा कुणाल के आते ही काम करने का दिखावा करती और उसके जाते ही वापस से नया नाटक करती। माँ, मुझे ऑफिस जाने में देरी हो रही है, अब जल्दी से नाश्ता दे दो। अजी, आप माँ जी को क्यों बुला रहे हैं? मैं अभी आपके लिए आलू के पराठे बना देती हूँ। अरे वाह सुधा, जब से तुम आई हो माँ को कितना आराम मिल गया है। तुम सच में बहुत अच्छी बहू हो। प्राची सुधा की इस आदत से बहुत ही परेशान होती है, मगर वो कुछ भी नहीं कर पाती। इधर सुधा काम न करने का रोज एक नया बहाना ढूंढ लेती। अब कोई ऐसा बहाना बनाऊंगी जिससे माँ जी की चिकचिकी खत्म हो जाए और वो मुझे काम के लिए बोलना ही छोड़ दे। सुधा रसोई में जोर जोर से चिल्लाने का नाटक करती है और प्राची भागी भागी उसके पास आती है। क्या हुआ बहू? पता नहीं क्या हुआ माँ जी, अचानक आंखों में कुछ चला गया, दिखाई नहीं दे रहा मुझे। अरे कैसी बातें कर रही हो? आंखों को अच्छे से धोकर मसलो ना। आंखों को बहुत बार धो लिया मैंने, मगर कुछ भी नहीं दिख रहा अभी। और इस तरह उस दिन से सुधा अंधी होने का नाटक करने लगती है और घर का सारा काम प्राची के सर आ जाता है। वो समझ भी नहीं पाती कि आखिर सुधा को हुआ क्या। इधर सुधा की ऐश हो जाती है। वो अब बिस्तर पर बैठे बैठे हुक्म चलाती रहती है। माँ जी, जरा चाय तो पिला दीजिए ना। हाँ बेटा। प्राची को शक हो जाता है कि सुधा नाटक कर रही है और वो अपने तरीके से पता लगाने की कोशिश करती है। प्राची घर में आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाती है। देखिए ना डॉक्टर साहब, मेरी इतनी प्यारी बहू को न जाने किसकी नजर लग गई। हुआ क्या? अरे देख ही नहीं पा रही वो तो। क्या हुआ है आपको? पता नहीं डॉक्टर साहब, कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। ठीक है, मैं चेकअप करता हूँ। क्या हुआ है इसे? चेकअप में तो कुछ भी नहीं निकला है। इसका मतलब मेरा शक सही था, ये सिर्फ नाटक कर रही है। फिर भी डॉक्टर साहब, कोई तो इलाज होगा ना। सुधा घबरा जाती है। माँ जी, आप क्यों मेरी आंखों के पीछे पड़ गई हैं? मैं जिंदा हूँ, क्या ये काफी नहीं है? आंखें भी ठीक हो जाएगी ना धीरे धीरे। नहीं बहू, तुम तकलीफ में हो ये मैं देख नहीं पा रही। डॉक्टर साहब आप देखिए ना, कोई तो इलाज होगा इसका। मुझे कोई इलाज नहीं करवाना। मेरी आंखें भगवान की मर्जी की वजह से गई है और उनकी मर्जी की वजह से वापस आ जाएगी। देखिए, मैं दवाई लिख देता हूँ और आप इनको क्लिनिक पर ले आना। डॉक्टर तो चला जाता है, मगर सुधा अपने बिस्तर से टस की मस नहीं होती और अगले कुछ दिन भी प्राची को ही काम करते रहना पड़ता है। पानी सर के ऊपर से गुजर गया है, ये ऐसे नहीं सुधरने वाली। कुछ दिनों बाद प्राची कुछ काम से घर से बाहर गई होती है। हे भगवान, बहुत तेज भूख लगी है, पता नहीं माँ जी कब तक वापस लौटेगी। तब तक अपने लिए कुछ बना ही लेती हूँ। सुधा कुछ बना ही रही होती है कि तभी प्राची अचानक से लौट आती है। हे भगवान, माँ जी तो बहुत जल्दी लौट आई। जल्दी जल्दी चूल्हा बुझाने के चक्कर में उसके पल्लू में आग लग जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये आवाज कैसी? प्राची भागी भागी रसोई की तरफ आती है। अरे बहू, ये आग कैसे लगी और तुम यहाँ क्या कर रही थी? पहले मुझे बचाइए माँ जी। प्राची फटाफट उसके ऊपर एक चद्दर डाल देती है और आग बुझाती है। सुधा के अंधे ना होने का सच अब सामने आ जाता है और वो प्राची से आंखें नहीं मिला पाती। ये सब क्या है बहू? मुझे माफ कर दो माँ जी। मुझे तुम पर शक पहले से ही था बहू, मगर काम चोरी इस कदर भी ना करो कि खुद को ही नुकसान हो जाए। ये हमारे घर का ही तो काम है ना बहू। अब और शर्मिंदा मत कीजिए माँ जी, मैंने आपको इतना तंग किया हमेशा, फिर भी आपने मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं बहू, सुबह का भूला पसंद करती थी। रश्मि, इधर तो आओ,
देखो तुम्हारे लिए मैंने कंगन बनवाए हैं। अरे वाह मम्मी जी, दिखाओ। ये देखो, सोने के हैं। ये क्या मम्मी जी, इतने पतले से? ये भी कोई कंगन है? हमारे मायके में तो ऐसे कंगन नौकरानी भी नहीं पहनती। अरे तू चिंता क्यों करती है? अगली बार इससे भी महंगे कंगन बनवाऊंगी तेरे लिए। अभी के लिए तो रख ले बेटा। चलो ठीक है, आप कह रही हैं तो। मम्मी जी, मेरे लिए आप कुछ नहीं लाई? हाँ, ये लो। इंदु बहुत खुशी खुशी बॉक्स खोलती है तो देखती है कि एकदम सिंपल सी लाल रंग की चूड़ियाँ होती है। इंदु सब कुछ देख रही होती है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर इससे इंदु की सास को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो हमेशा उससे बुरा ही बर्ताव करती थी। इंदु, ये खाना कैसा बनाया है? क्या हुआ मम्मी जी? अरे इसमें तो नमक ही नहीं है। नमक आपको मना है ना मम्मी जी? आपका बीपी बढ़ा हुआ था इसलिए। इंदु, तू मुझे मत सिखा, समझी? जैसा खाना सबके लिए बनता है वैसा ही खाना मेरे लिए भी बनाया कर। सासू माँ की डांट खाकर इंदु अपने कमरे में आ जाती है और हम देखते हैं कि वो कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि उसके पास सुपर पावर है। चुटकी बजाती है और कमरा अपने आप साफ हो जाता है। पर घर के सारे काम वो अपने आप ही करती थी। सफाई करना, कपड़े धोना, खाना बनाना, ये सब उसने बहू बनने के लिए सीख लिया था। इंदु, एक काम तुम ठीक से नहीं करती। अरे मैंने तुमसे कहा था कि पीली साड़ी प्रेस करके रखना और तुमने लाल वाली कर दी। सॉरी मम्मी जी, घर में इतना सारा काम होता है, मुझसे गलती हो गई। कितना काम होता है सब दिखता है मुझे। तो फिर आपको ये क्यों नहीं दिखता कि रश्मि दीदी तो कोई भी काम नहीं करती? उससे तुम अपनी बराबरी मत करो, समझी? क्यों मम्मी जी, मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती हैं? तुम उसकी जगह कभी नहीं ले सकती। उसे मैं पसंद करके लाई थी और तुम। मैं क्या मम्मी जी, रुक क्यों गई? तभी वहां रश्मि आ जाती है। तुम तो अनाथ थी, समझी? वो तो आकाश भैया पता नहीं कहाँ से तुम्हें पसंद करके लाए और हमारे ऊपर थोप दिया। इंदु को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। फूट फूट कर रोने लगती है। इतने में अचानक उसकी माँ की रूह उसके सामने आ जाती है। इंदु, उठो बेटा। माँ, ये लोग मुझे बहुत बुरा भला कहते हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम आकाश से बहुत प्यार करती हो, इसीलिए तो इंसानों की दुनिया में रह रही हो। मैं तो तुमसे हमेशा से कहती आई हूँ कि चलो यहाँ से अपनी दुनिया में। हाँ माँ, पर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो चलो मेरे साथ वापस हमारी अपनी दुनिया में इंदु। हाँ माँ, मैं आपके साथ ही जाना चाहती हूँ। तुमने सच में मन बना लिया है ना बेटा? हाँ माँ, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। इंदु अपनी माँ के साथ वापस जा ही रही होती है कि तभी उसे कुछ बुरा होने का एहसास होता है। एक मिनट माँ, मुझे लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। इंदु भागते भागते बाहर आती है तो देखती है कि सासू माँ सीढ़ियों से उतर रही होती है और उनका पैर फिसलने ही वाला होता है। तभी इंदु बहुत तेज भागती है और आके सासू माँ को बचा लेती है, पर इसमें इंदु को चोट लग जाती है। मम्मी जी, आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं आई मम्मी जी? इंदु की ये बात सुनकर सासू माँ को एहसास होता है कि इंदु कितनी अच्छी है
और उनका कितना ख्याल रखती है। खुद जख्मी होते हुए भी वो सास की परवाह कर रही है। बेटा, चोट तो तुझे आ गई और तू अभी भी मेरी परवाह कर रही है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अगर तू न होती तो न जाने क्या होता। नहीं नहीं मम्मी जी, जब तक मैं हूँ आपको कुछ नहीं होगा। मुझे माफ कर देना बहू, मैंने हमेशा तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। अरे नहीं मम्मी जी, प्लीज आप इस तरह माफी मत मांगिए। इंदु, इधर तो आओ बहू। जी मम्मी जी। ये लो तुम्हारे लिए। ये क्या है मम्मी जी? इंदु बॉक्स खोलती है तो उसमें सोने के कंगन होते हैं। मेरी फेवरेट बहू के लिए एक तोहफा। इंदु खुश हो जाती है और अपनी सास के गले लग जाती है। चालबाज मासी रंजू बहन की बहू सृष्टि बहुत संस्कारी थी। दोनों सास बहू बड़े प्यार से रहती और मिलजुल कर घर का काम करती थी। पर ये बात कईयों को तो अच्छी लगती, लेकिन कई लोगों को तो जलन का कारण बन गई थी। एक दिन सृष्टि से मिलने उसकी सहेली घर आती है। अरे सृष्टि, तू तो बड़ी अच्छी लग रही है। यहाँ तो घर का सारा काम करते करते हालत ही खराब हो जाती है। अपने ऊपर ध्यान देने का वक्त ही नहीं मिलता। तू तो बड़ी किस्मत वाली है। सृष्टि इस बात से हमेशा खुश रहती थी कि उसे एक अच्छा ससुराल मिला है। लेकिन एक दिन रंजू बहन की दूर की मौसी उसके साथ रहने आती है। अरे तू क्यों सारा दिन घर का काम करती है? बहू को बोला कर घर का काम किया करे। अरे है तो वो भी बेटी की तरह ही ना, और मिलजुल कर काम जल्दी हो जाता है। तू तो बड़ी सीधी है। देख कैसे मटक मटक के सारे घर में घूमती है तेरी बहू। मेरी बहू होती तो इस वक्त मेरा पैर दबाती। क्या ये तेरे पैर दबाती है? पैर तो कभी नहीं दबाए इसने मेरे। ये सुनकर रंजना मौसी समझ जाती है कि उसने अपना काम कर दिया। अब जल्दी सास बहू में जंग होगी। मौसी मुस्कुराती हुई वहां से निकल जाती है। एक दिन रंजना मौसी सृष्टि से कहती है, तुम्हारे कान के झुमके तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। जरूर तुम्हारी सास ने दिए होंगे। नहीं नहीं मौसी, मेरी माँ ने दिए हैं। अच्छा, फिर तेरी सास मुझे क्यों कह रही थी कि ये झुमके उसने तुम्हें दिए हैं? उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। वैसे तुम्हारी सास ये भी कह रही थी कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तभी उस बेचारी को सारा दिन तुम्हारे साथ काम करने के लिए किचन में लगना पड़ता है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। मुझे खाना बनाना नहीं आता। अरे मैंने तो खुद उन्हें खाना बनाना सिखाया है मौसी। रंजना मौसी वहां से चली जाती हैं। किचन में सृष्टि खाना बना रही होती है कि तभी उसकी सास वहां आ जाती है और वो कहती है, आज मेरे पैर में बहुत दर्द है, खाना तू ही बना ले। और वैसे भी मैंने सुना है कि मुझे खाना बनाना तो तूने सिखाया है। हाँ माँ जी, सुना तो आपने सही है। वैसे मैंने भी बहुत कुछ सुना है, लेकिन क्या बोलूं। दोनों सास बहू को झगड़ते देख बाहर खड़ी रंजना मौसी मुस्कुराने लगती है। बड़ी आई थी प्यार से रहने वाली। इन्हें कोई बताए सास कभी माँ नहीं बन सकती और ना ही कभी बहू बेटी। शाम को रंजना मौसी सृष्टि को बुलाती है। अरे सृष्टि बेटा, जरा एक कप चाय तो दे दे। मौसी, चाय आप माँ जी से ही ले लीजिए। मैं किचन में पैर भी नहीं रखूंगी। वैसे भी मुझे कहाँ आता है चाय बनाना। तभी वहां रंजू आ जाती है। वो सृष्टि की बात सुन लेती है। हाँ हाँ बहू रानी, तुझे तो कुछ नहीं आता। रंजना, तो तू एक काम कर, तू ही चाय बना ले। और हाँ, सृष्टि को भी चाय दे देना। इसे क्या लगता है ये चाय नहीं बनाएगी तो क्या हम चाय नहीं पिएंगे? अरे हम पिएंगे भी और पिलाएंगे भी। रंजना मौसी थक कर उठती है। ठीक है रे रंजू दीदी, आप जैसा बोले। रंजना चाय बनाकर लाती है और सोफे पर बैठी सृष्टि और रंजू को चाय देती है। अच्छा,
मैं थोड़ा मंदिर तक जा रही हूँ, रात में देर हो जाएगी आने में। रंजना देर रात घर आती है तो सृष्टि को आवाज लगाती है। अरे बहू रानी, कुछ खाने को तो दे दे, बहुत जोर से भूख लगी है। मैंने कोई खाना वाना नहीं बनाया मौसी, वैसे भी आपकी बहन तो कहती है ना कि मुझे खाना बनाना आता ही नहीं। हे भगवान, अब यह फिर से ना शुरू हो जाए। तभी वहां रंजू आ जाती है। रंजू, आज खाना तुम ही बना लो, और हाँ, थोड़ा खाना सृष्टि को भी दे देना, ताकि इसे भी पता चले कि हमारे यहाँ खाने का स्वाद क्या होता है। रंजना बेचारी किचन में जाकर पूरे घर का खाना बनाती है। जब वो खाना बनाकर बाहर निकलती है तो सास बहू टेबल पर बैठकर उसका इंतजार कर रही होती हैं। लाओ लाओ रंजू, जल्दी खाना लाओ, बहुत जोर की भूख लगी है। सास बहू खाना खाकर अपने अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह रंजू रंजना के कमरे में जाती है। अरे रंजू, अभी तक सो रही हो? जरा नाश्ता तो बना दो। तुम्हें तो पता है ना कि बहू आजकल किचन में पाँव भी नहीं रखती। पता नहीं किसने उसके कान भरे हैं। चलो अब उठो और नाश्ता बनाओ, और हाँ, सृष्टि को भी दे देना खाने के लिए। अरे उसे भी तो पता चले कि हमारे घर का नाश्ता कैसा होता है। मैं नीचे जा रही हूँ, जरा जल्दी वक्त पर आ जाना। हाँ। रंजना नीचे उतरती है और उसके हाथ में सूटकेस होता है। अरे रंजू, कहाँ जा रही हो? नाश्ता नहीं बनाओगी? अरे मौसी, बहुत जोर की भूख लगी है, नाश्ता अभी तक नहीं बना। अरे मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, मैं तो घर जा रही हूँ। तुम सास बहू के चक्कर में मेरी तो कमर ही टूट गई। अरे अरे मौसी, कहाँ जा रही हो? तुम चली जाओगी तो हम सास बहू को खाना कौन खिलाएगा? रंजना मौसी भागते हुए कहती है। अरे मेरे बस की नहीं है, मुझे माफ करो, मैंने तो गलती कर दी तुम दोनों के बीच में झगड़ा लगाकर। रंजना मौसी के जाने के बाद रंजू सृष्टि से कहती है। बढ़िया आई थी हमारे। अरे तब साफ करवा लिया होगा डेंटिस्ट के पास जाकर। अब देखो कैसे पीले पीले लग रहे हैं। रंजना सास की तरफ गुस्से से देखती है। फिर शुरू हो गई पीले पीले पीले। अरे पीले तो तब भी थे जब मेरे हाथ का रसगुल्ला उड़ा उड़ा कर खा रही थी और बोल रही थी, लड़की नहीं गुणों का खजाना दे रहे भाई साहब आप। खैर, अब वो लोग करते भी तो क्या करते, पीले दांत वाली बहू पल्ले पड़ी थी तो झेलना तो था ही। एक दिन कीर्तन में रंजना गाना गा रही थी। अरे कमला बहन, माँ का द्वार है, यहाँ तो सब शुद्ध होकर आते हैं, फिर अपनी बहू को ब्रश भी नहीं करवाती तुम। दूर से पीले पीले दांत भक्ति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अरे कोई 2 साल के बच्चे थोड़ी ना लेकर आई हूँ मैं बहू बनाकर। अच्छी खासी लड़की है, अरे कैसे करवाऊं ब्रश? ये तो उसे खुद करना चाहिए ना। अब माँ बाप तो इसके जैसे तैसे निपटा दिए, ये नहीं सोचा कि सास कैसे संभालेगी। सास बहू को लेकर घर आ जाती है, लेकिन सोच लेती है कि अब इसे लेकर कहीं नहीं जाएगी। अगले रोज बहू कहती है, अरे क्या हो गया, मंदिर नहीं जाना क्या? कीर्तन का वक्त हो रहा है। मेरी मधुर वाणी से कान्हा जी जागते हैं और सोते हैं। आप तो जानती है ना उनकी भक्ति में कितना मन लगता है मेरा। वो क्या है ना, तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरी, आराम करूंगी मैं। तबीयत ठीक नहीं लग रही? अभी तो मिथुन के गाने पर नाच रही थी आप, और अब बोल रही है कि तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे भक्ति में मन लगा लो सासू माँ, ऊपर जाना है, क्या मुंह दिखाओगी आप? हाँ। सास को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, इसकी चिंता तो ना कर, समझी? अपने मुंह की चिंता कर, जो ये पीले पीले दांत लेकर हर जगह पहुंच जाती है। पता है लोग कितना मजाक बनाते हैं। ना जी ना, मैं नहीं जाना कहीं तेरे साथ। तो ये बात है। कोई ना, मत जाओ, मैं अपने कमरे में ही बैठकर भक्ति कर लूंगी। ऊपर वाला दांत थोड़ी ना देखता है, मन देखता है, भावना देखता है। और अरे बस बस, तू सब कुछ दिखा, बस ये सफेद चमकदार दांत ना दिखाना किसी को, है? जा यहाँ से। बहू को सास की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जैसी थी वैसी ही रह जाती है।
सुबह नहाकर किचन में खाना बनाना, फिर खाना खाना, कीर्तन भजन करना और सो जाना। एक दिन, माँ जी, मैं सहेली के घर जा रही हूँ, शाम को लेट आऊंगी। हाँ हाँ, तो जाना, मैंने कौन सा तेरी आरती करनी है घर पर बैठकर। रंजना सहेली के घर जाती है, जहाँ वो पार्टी में जाने की तैयारी कर रही होती है। अरे शिखा, कहाँ जाने की तैयारी कर रही है? मैं गलत वक्त पर आ गई क्या? अरे नहीं यार, उल्टा सही वक्त पर आ गया। मैंने ये साड़ी और ज्वेलरी निकाली है यार, शाम को इनके ऑफिस की एक पार्टी में जाना है। बताना कैसा लग रहा है ये सब? नहीं यार, इस ड्रेस के साथ तो वो वाली ज्वेलरी अच्छी लगेगी। हाँ हाँ, सही बोल रही है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वैसे तो हमेशा से मस्त फैशन सेंस रखती है। तो बड़ा जाती होगी ना पति के साथ पार्टी में। रंजना कुछ नहीं बोलती, बस सोचती है कि यार काश ये बात सही हो जाती। पर मैं क्यों नहीं जाती पार्टी में? क्या इन लोगों की कोई पार्टी होती नहीं होगी? रंजना घर आती है और रात में पति से सवाल करती है। एक बात बताइए, आप मुझे किसी पार्टी में क्यों नहीं ले जाते? क्या आपकी यहाँ ऑफिस में पार्टी नहीं होती? पति बेचारा क्या कहता कि दांत पीले हैं तुम्हारे इसलिए। अरे कोई पार्टी होती नहीं हम लोगों के ऑफिस में, तो कहाँ से लेकर जाऊं? और मार्केट, मॉल, कहीं वीकेंड घूमना, कहीं तो। अरे यार, सारे हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है, तो सोचता हूँ कि आराम ही कर लूं। क्यों? रंजना मन मार के रह जाती है। पहले कभी सास के साथ मंदिर जाया करती थी, लेकिन वो भी सास ने ले जाना बंद कर दिया। घर बैठी बैठी रंजना बोर हो जाती है। तभी उसे आइडिया आता है और वो मायके जाने का सोचती है। सासू माँ, 2 दिनों के लिए मम्मी के घर जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, आराम से जा। और हाँ, माँ से कुछ अच्छी आदत सीख कर आना कि कैसे शरीर के हर भाग की तरह दांतों की सफाई भी जरूरी होती है, समझी? शुरू हो गई ना आप? वो लोग आपकी तरह नहीं है कि छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना दे। उन लोगों के लिए मैं मायने रखती हूँ, ना कि मेरे पीले पीले दांत। रंजना माँ को बिना बताए उन लोगों को सरप्राइज देती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचती है, अंदर देखती है कि घर वाले कहीं जा रहे होते हैं। अब माँ, काश रंजना दीदी के दांतों वाली प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो भी हम लोगों के साथ चलती ना बुआ जी की बेटी की शादी में। हाँ बेटा, लेकिन अब उसे कौन समझाए कि उसको उसके पीले दांत नहीं दिखते, लेकिन उसके आसपास के लोगों को कितना एम्बैरेसिंग फील कराते हैं। मुझे तो कितनी बार उसके स्कूल की टीचर ने शिकायत की कि उसके साथ कोई लड़की बैठना भी नहीं चाहती, और ना ही कॉलेज में कोई उससे बात करना चाहता था। लेकिन पता नहीं क्यों उसे ये बात समझ में ही नहीं आती। कोई कमी नहीं है उस लड़की में, बस यही कि दांत पीले हैं। वो तो भला हो जीजा जी और उनकी माँ का, जो दीदी को जैसी है वैसे ही रखा हुआ है। रंजना को अपने घर वालों की बात सुनकर बहुत दुख होता है। वो सोचती है कि वो क्या करे, लेकिन फिर वो सीधा डेंटिस्ट के पास जाती है, अपने दांत चमकाती है और कसम खाती है कि वो रोज ब्रश करेगी। अरे क्या हो गया? तुम तो 2 दिनों के लिए गई थी ना। पर कोई ना, अच्छा है, चलो आ गई तो। रंजना सास के सामने आकर खड़ी हो जाती है और पूरी स्माइल करती है, उसके चमकदार दांतों को दिखाती हुई। हैं? चले मंदिर। माँ मुझे माफ कर दीजिए, सुझाव दी जाता है। सब ठीक ही कहते हैं, प्रज्ञा की शादी कर देनी चाहिए। अपने घर के काम काज में व्यस्त हो जाएगी तो खुद ही ये रील्स और नाच गाना बंद हो जाएगा। मनीषा और प्रेम प्रज्ञा के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने लगते हैं, और तभी विकी का रिश्ता प्रज्ञा के लिए आता है, जिसने प्रज्ञा को उसकी रील्स देखकर पसंद कर लिया था। अगले दिन विकी अपने माता पिता के साथ प्रज्ञा के घर पहुंच जाता है और प्रज्ञा साड़ी पहने, हाथों में चाय की ट्रे लिए उनके सामने आती है। जब विकी को पसंद है तो हमें भी बहू पसंद है। बहन जी, आप बारात की तैयारी कीजिए। एक बार लड़का लड़की अकेले में बात कर ले तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मनीषा विकी को प्रज्ञा के कमरे में भेजती है, जहां प्रज्ञा पहले से ही रील्स बना रही होती है। तभी विकी कहता है, आ गए आपके साजन जी।
हमारे साथ ये रील्स कंप्लीट करती तो और भी अच्छा रहता। अच्छा जी, अब आ ही गए हैं तो बना ही लेती हूँ आपके साथ। दोनों मिलकर रील्स बनाते हैं। जब वी मीट और तुरंत पोस्ट भी कर देते हैं। फिर विकी कहता है, जब आप साड़ी में चाय लेकर आए तब मुझे लगा कि कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गया। अब सही है। दोनों की शादी पक्की हो जाती है और शादी के दिन भी प्रज्ञा रील्स बनाने से चूकती नहीं। यहाँ तक कि बारात के समय भी नाचते हुए रील्स बनाती है। सभी लोग प्रज्ञा की तारीफ के पुल बांध देते हैं और प्रज्ञा नाचती गाती अपने ससुराल चली जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। प्रज्ञा यहाँ भी दिन भर हर चीज की रील्स बनाती रहती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब सुनीता कहती है, बहू, ये रील्स के साथ साथ कुछ काम भी कर लिया करो। वैसे तुझे और क्या क्या बनाना आता है? मम्मी जी, वैसे तो सब कहते हैं कि मैं सब कुछ अच्छा बनाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं मैगी अच्छा बना लेती हूँ। हाँ, कॉफी भी अच्छा बना लेती हूँ और मुंह तो सबसे अच्छा बना लेती हूँ। हैं? अच्छा अच्छा। सुनीता अपना माथा पकड़ लेती है और कहती है, बहू, कुछ खाना बनाना भी सीख लेती। मम्मी जी, मैं लंबी प्लानिंग कर रही हूँ। जल्दी ही मैं इतनी फेमस हो जाऊंगी कि मुझे पैसे मिलने लगेंगे। हम दोनों सास बहू राज करेंगे, राज। नौकर काम करेंगी और लोगों की तो लाइन लगेगी हमसे मिलने के लिए। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या बहू? हंसी मजाक तक ठीक है, लेकिन इस तरह घर नहीं चलते। जितना जल्दी हो इस घर के तौर तरीकों को सीख लो। प्रज्ञा मुंह घुमाकर चली जाती है और तुरंत उसी वक्त एक रील बनाती है। ये देख सुनीता का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और विकी के घर आती ही सुनीता उसे सब कुछ बताती है। विकी भी अब प्रज्ञा की इन हरकतों से परेशान हो जाता है। तुम टेंशन मत लो मम्मा, मैं देख लूंगा। विकी कमरे में जाता है तो देखता है कि प्रज्ञा रील्स बना रही है। विकी बड़े ही प्यार से प्रज्ञा से कहता है, प्रज्ञा, इन सब के लिए मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हर वक्त तो ये अच्छा नहीं लगता ना। समझने की कोशिश करो, मुझे भी तुम्हारा थोड़ा वक्त चाहिए। मैं जब ऑफिस से आता हूँ तो मुझे समय देने की जगह इसी में लगे रहते हो। तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। तुम भी मेरे साथ रील्स बनाओ ना, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें इज्जत से कोई बात समझ में नहीं आती क्या? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा इस चकाचौंध से। अगर तुमने अपना रवैया नहीं बदला तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। तुम ही रिश्ता लेकर आए थे, मुझे लड़कों की कमी नहीं थी और ना आज है। विकी दरवाजा पटक कर चला जाता है। धीरे धीरे विकी प्रज्ञा से दूर होता जाता है। एक रोज मनीषा प्रज्ञा के ससुराल उससे मिलने जाती है। तब सुनीता उससे कहती है, बहन जी, अब आई हैं तो कुछ दिन यहाँ रहकर जाइएगा। आप ही का घर है। हाँ मम्मी, बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ एक भी रील नहीं बनाई मैंने। प्रज्ञा तुरंत अपने फोन में रील्स ऑन कर लेती है। ये सब मुझसे नहीं होता। तेरा ये भूत अभी तक नहीं उतरा क्या? बहन जी, आप कुछ कहती नहीं क्या इसे? जब आप ही कुछ नहीं कर पाई तो मैं कर ही क्या सकती हूँ। सास तो वैसी ही बदनाम है। शाम को घर की लाइट चली जाती है और मनीषा प्रज्ञा से कहती है, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, तू लाइट का कुछ इंतजाम करना बेटा। अच्छा, कैंडल जला देती हूँ मम्मा। प्रज्ञा गाते हुए कैंडल जलाती है और खिड़की के पर्दे के पास रख देती है। मनीषा, जिसे बहुत दर्द हो रहा है, वो सो जाती है और प्रज्ञा हमेशा की तरह अपने रील्स में लग जाती है। उधर कैंडल की वजह से पर्दा आग पकड़ लेता है और मनीषा के कमरे में आग लग जाती है। बचाओ, कोई है, बचाओ। सभी भागते हैं और विकी कमरे की आग बुझाने में लग जाता है, लेकिन तब तक मनीषा आधी जल चुकी थी। मनीषा की हालत देख प्रज्ञा रोने लगती है। विकी मनीषा को तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है और उसे एडमिट कराता है। विकी प्रज्ञा से कहता है, देख लिया ना, तुम्हारे इस नाच गाने की वजह से आज तुम्हारी माँ की जान जाते जाते रह गई। अब पता नहीं तुम और क्या चाहती हो। उधर डॉक्टर कहते हैं, इनकी हालत बहुत नाजुक है, आधे से ज्यादा जल चुकी है।
प्रज्ञा रोती हुई मंदिर में जाती है और भगवान के आगे जाकर कहती है, भगवान, मेरी माँ को ठीक कर दो। मैं कसम खाती हूँ हाथ से ये रील्स बनाना छोड़ दूंगी। बस मुझे मेरी माँ वापस मिल जाए। 2 दिन बीत जाते हैं और मनीषा खतरे से बाहर आ जाती है। पेशेंट अब ठीक है, आप लोग उनसे मिल सकते हो। सब कोई मनीषा से मिलता है और प्रज्ञा सबके सामने अपना फोन तोड़ देती है। मुझे माफ कर दो मम्मा, मैंने तुम लोगों की बातों को नजरअंदाज किया। बेटा, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा खराब है। मैंने तुम्हें रील्स बनाने से कभी मना नहीं किया। तो जैसे छीना झपटी शुरू हो जाती है, जिसके बीच श्लोक भी काम से घर वापस आ जाता है। आज मेरी चूहे बिल्ली की जोड़ी किस बात पर झगड़ रही है? अरे तेरे बीवी मुझे टीवी नहीं देखने दे रही। अरे तुम्हारी मम्मी मुझे खाना बनाने के लिए फोर्स कर रही है। अरे वाह, ऐसे बेतुके रीजन पर तो बच्चे भी झगड़ा नहीं करते। अरे मुझे कुछ मत बोल, सब इसने ही शुरू किया है। हाँ हाँ, जैसे आप तो बहुत दूध की धूली है ना। अरे बस, दोनों चुप। प्राची जाओ, खाने की तैयारी करो। और माँ तुम छोड़ो, तुम्हें क्या बोलूं, शांति से अपना सीरियल देखो। मुझे दोबारा लड़ने की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। ऐसा बोलकर श्लोक वहां से चला जाता है, जिसके पीछे पीछे प्राची भी कुछ न कुछ बड़बड़ाते हुए रसोई में चली जाती है। हाँ हाँ, सासू जी को तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, बस मुझ पर ही हुक्म चलता है, खाना बनाओ, जैसे मैं इनके घर में खाना बनाने के लिए आई हूँ। इसी तरह शाम बीतती है और रात को श्लोक और प्राची की सास खाना खाकर सोने चले जाते हैं, लेकिन प्राची गुस्से में कुछ खाए बिना काम में ही लगी रहती है। इस घर में किसी को घंटा फिक्र नहीं पड़ता, मैं खाऊं या भूखी रहूं। प्राची कुछ देर के लिए रसोई से बाहर जाती है और जैसे ही वापस आती है तो वहां दूध का भरा ग्लास देखकर हैरान रह जाती है। फिक्र पूरी है, बस दिखाना नहीं है। प्राची दूध पीकर सोने चली जाती है और अगली सुबह एक बार फिर सास बहू का कार्टून नेटवर्क स्टार्ट हो जाता है। ये तुमने ही किया है। अरे अजीब जबरदस्ती है, मैं बोल रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया। दोनों ने मिलकर पूरे घर को पागल खाना बनाया हुआ है। यहाँ कोई नॉर्मल इंसान तो रह ही नहीं सकता, इसीलिए अब पड़ोसी क्या रिश्तेदार भी घर आने से कतराते हैं। और सुन बेटे, तू भी चंगा, तेरी माँ भी चंगी, तेरी बीवी भी चंगी, रिश्तेदार। हाँ जी, आपको नहीं पता क्या, गंगाधर ही शक्तिमान है, रिश्तेदार ही। हाँ हाँ, बस समझ गया। कभी जानवरों जैसे लड़ेंगी तो कभी जुगलबंदी करेंगी। भाई मैं आप दोनों के बीच में नहीं फंसना चाहता। सास बहू की इस मनमौजी जोड़ी से परेशान होकर श्लोक अपना सिर खुजलाता वहां से चला जाता है। चलो अब मैं भी कीर्तन में जा रही हूँ। इस पर जैसे ही सास कमरे में अपना पर्स लेने जाती है तो वहां नाश्ते की प्लेट रखी देख मुस्कुराने लगती है और नाश्ता करके घर से बाहर निकलते हुए कुछ पैसे टेबल पर रख जाती है, जिसके कुछ देर बाद सिलेंडर वाला घर आता है। ओ मुरी मैया, मैं सिलेंडर के बारे में तो बिल्कुल भूल ही गई थी। घर खर्च के सारे पैसे भी मम्मी के पास है और श्लोक से बोला तो उल्टा 4 बात सुनाएंगे। प्राची ये सोच ही रही होती है कि अचानक उसका चेहरा चमक उठता है और वो घर में आकर इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे पैसों पर पड़ती है, जिन्हें वो सिलेंडर वाले को दे देती है। ये सब श्लोक देख लेता है। अच्छा बेटे, इतना बड़ा घोटाला, सबके सामने मैं तेरी दुश्मन और पीठ पीछे तेरी मेरी यारी। इस पर श्लोक एक प्लान बनाता है और शाम को सब एक साथ बैठे होने पर बोलने लगता है। माँ, तुम दोनों की बहुत लड़ाई होती है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि प्राची को उसके घर छोड़ाऊं। इससे वो भी खुश रहेगी और तुम भी। अचानक श्लोक की ये बात सुनकर सास बहू शौक से उसकी तरफ देखती है। अरे ऐसे कैसे घर छोड़ाओगे, मुझे कहीं नहीं जाना। अरे तुमने बोला नहीं पर मैंने सुन लिया, तुम्हें मम्मी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, मुझे पता है। अरे वो अरे, जब बहू खुद कुछ काम बोले तो वो तुझे सुनता नहीं, और अब जो इसने बोला ही नहीं वो तू समझ गया। जब उसे नहीं जाना तो फिर जबरदस्ती क्यों कर रहा है? अच्छा, फिर आपको मौसी के घर छोड़ाता हूँ। बस अब आप दोनों एक घर में एक छत के नीचे नहीं रह सकती।
मैं इस टॉम एंड जेरी की जोड़ी को और नहीं झेल सकता। है? ऐसे कैसे नहीं रह सकते? तुम्हें इतनी दिक्कत है तो तुम्हारा बोरिया बिस्तर पैक कर देती हूँ, लेकिन मम्मी जी कहीं नहीं जाएंगी। बिल्कुल यही सुनना था मुझे। अगर दोनों में इतना ही प्यार है फिर हर वक्त ये लड़ाई का नाटक क्यों करती हो? देखा मैंने कैसे माँ किचन में दूध रखती है और तुम उनके लिए कमरे में नाश्ता रखती हो, और कैसे वो पहले ही तुम्हारी दिक्कत समझकर घर में पैसे रखकर बाहर जाती है। अरे भाई, इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं होता जितना तुम दोनों ने इस घर में फैलाया हुआ है। तू हमें टॉम एंड जेरी बोलता है ना, तो याद कर वो दोनों भी एक दूसरे को बाहर वालों की बुरी नजर से बचाने के लिए हमेशा सबके सामने लड़ते थे, लेकिन अकेले में दिक्कत के समय मदद भी तो करते थे। बस हमारा रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। अरे बबूचक, कुछ तो लाज शर्म कर ले। लाज शर्म क्यों करूं? मैं कोई नई नवेली दुल्हन हूं क्या? जितनी इधर उधर की बातें कर लेते हो ना, उतनी मेहनत करोगे तो ठीक रहेगा। ऐसे ही चलता रहा तो मैं धमकी मत दो मुझे। बड़े बड़े लोगों के साथ जुआ खेलता हूँ, मुझे छोड़ने में नुकसान तुम्हारा ही है। मुझे तो बहस ही नहीं करनी। मैं पैसा नहीं देने वाली, बात खत्म। अंशुल वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद घर पे कुछ गुंडे आते हैं। कहाँ है वो अंशुलवा? वो तो कहीं गए हैं, सुबह से गायब है। हमेशा के लिए गायब हो जाएगा वो। उसे समझा लेना, उसने हमसे पैसे लिए थे और अब लौट आने के टाइम मिस्टर इंडिया खेल रहा है। वो आएंगे तो मैं बता दूंगी। और तुम क्या बताओगी? उसे पता ही चल जाएगा कि घर में आंधी आई थी। हम घर के सामान का वो हाल करेंगे कि अंशुल की तो रूह कांप जाएगी। घर का सामान मेरा है। अंशुल ने आपसे पैसा लिया था, आप उससे बात करिए ना। तो उसकी पत्नी नहीं है क्या? काश नहीं होती। गुंडे की आवाज सुन के मोहल्ले के लोग अपने घर से ताका झाकी करने लगते हैं। ठीक है, हमारे धंधे का उसूल है, हम औरत के सामने कोई गड़बड़ नहीं करते, पर अंशुल दिखा ना तो वो सिंगल पीस में घर नहीं आएगा। चलो रे। रीमा ये बात बताए तो किसे बताए। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसके पति को बुरा भला कहे। शाम को अचानक रीमा का भाई घर आ जाता है। अरे अर्जुन, तू बता दिया होता। अरे दीदी, सरप्राइज जैसी भी कोई चीज होती है। मैं जीजाजी और तुमको सरप्राइज देने आया हूँ। तभी अंशुल भी वहां आ जाता है। अरे हाँ साले साहब, कैसे हो? साला भी बोल दो और साहब भी बोल दो। गाली भी दो और पुचकार भी दो। बहुत स्मार्ट हो गए हो जीजू। अरे साला तो रिश्ते का नाम है। और बताओ क्या चल रहा है? काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। मेहनत का पसीना अब चमक रहा है। मैंने घर वालों की ईएमआई चुका दी, नई कार दिलवा दी उनको, और इस सब के बाद अब मैं घर खरीदने का जुगाड़ कर रहा हूँ। अरे बस बस यार, थोड़ी और मेहनत करोगे तो अंबानी फोन लगा के तुमसे टिप्स लेने लगेगा। रीमा, तुमको हंसने पे पाबंदी है क्या? अंदर आओ, कुछ बात करनी है। अंशुल और रीमा अंदर चले जाते हैं। कुछ गुंडे आए थे, पैसे मांग रहे थे। मोहल्ले के लोगों ने भी देखा। अब तुम मेरा घर से बाहर निकलना भी बंद करवा दोगे क्या? अरे तुम्हारा भाई आया है इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूँ। मेरा मूड ऑफ मत करो। अरे, मूड ऑफ कर रही हूँ? वो गुंडे तुमको ही ऑफ कर देंगे, धमकी देकर गए हैं। बस नेगेटिव बातें करवा लो तुमसे। दिन भर से गायब क्यों थे? इतने पॉजिटिव हो तो घर रह के उनका सामना करते। तो क्या करूं? तुम भी तो पैसे नहीं दे रही थी, बाहर से लेने पड़े मुझे। पैसे तुम जुआ खेलने के लिए मांगते हो। कोई महान काम नहीं करते पैसों से।
मेरी बात मानो अंशुल, ये सब छोड़ दो। हम अपनी एक दुकान खोल लेंगे, पैसे बनाएंगे, मेहनत से कमाएंगे। तुम सही कह रही हो, लेकिन दुकान खोलने में भी तो पैसा लगता है ना। थोड़ा इंतजार करते हैं, मैं घर से कोई छोटा बिजनेस कर लेती हूँ। पैसे आ जाएंगी तो दुकान भी खुल जाएगी। एक काम करो ना, तुम्हारे भाई से पैसे ले लो, उसके पास तो बहुत है। पता नहीं वो देगा कि नहीं देगा, मैं तो नहीं मांग सकती। अंशुल उसी वक्त बाहर जाके अर्जुन से कहता है, अब साले साहब, मुसीबत के समय भाई ही बहन की मदद करता है। हमारी हालत थोड़ी तंग चल रही है और पैसों की सख्त जरूरत है। दुकान खोलनी है। हम सोच रहे थे कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं है जीजू, पर 2 लाख तक कर दूंगा। पर 1 महीने बाद लौटा दीजिएगा प्लीज। अरे सब ठीक रहा तो 1 हफ्ते में ही लौटा दूंगा। अंशुल अर्जुन से पैसे लेता है और बाहर चला जाता है। देखिए, सबसे पहले उधारी चुका देना, अब और कोई घर ना आए। अंशुल अपनी धुन में निकल जाता है, सीधे जुए खेलने वाली जगह पर। अरे अंशुल, आज कितने की बाजी? 2 लाख। देख ले भाई, तेरे तारे सही नहीं चल रहे। ये पैसे मेरे साले अर्जुन के हैं, उसके तारे तो अच्छे चल रहे हैं। ये बाजी जरूर जीतूंगा मैं। अगले दिन सुबह रीमा घंटी की आवाज से जागती है और दरवाजा खोलती है। पूरी रात कहाँ थे तुम? एक खुशखबरी है, मुझे मेरे पिताजी ने भी 1 लाख रुपए दे दिए। अरे वाह, यानी अब हमारे पास पूरे 3 लाख रुपए हैं। नहीं, एक ही है। 2 लाख की बाजी हार गया ना कल रात में। अर्जुन भी जागा हुआ था, उसने सारी बातें सुन ली थी। रीमा रोने लगती है। तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी की लंका लग गई है। अरे पैसे ही तो है, हाथ का मेल है ये तो। जीजा जी, बहुत हो गया आपका नाटक। अब दीदी आपके साथ नहीं रहेगी। हम अपनी बहन को जुए के दांव पे नहीं लगा सकते।